अब हम जो है आज पांडु को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पिछली बार से हमने कोशिश की थी उसको समझने की। एक मिनट, पहले इसको थोड़ा नीचे। सबसे पहले इस पर ध्यान, इस ब्लॉक पर ध्यान देना। ठीक है, जी सर। दिया दिया अरे ध्यान दिया कि नहीं दिया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हम सोच रहे हैं कि दिया को आवाज लगा रहे हो आप। वास्तव में ना तुम, सर सच्ची में ऐसे लग रहा था। इस ब्लॉक पर ध्यान दो। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी हाँ सर। जी, फर्स्ट वाला। इस ब्लॉक पर में चार जो है कारण दे रखे हैं। एक तो डाइट दे रखी है, जिसमें कहा है लवण कटु कषाय सेवनात्। फिर एक इसकी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी। नंबर 2 पर टॉक्सिक मेटाबॉलिक यानी आमविष बनेगा, जो कि ज्वर के रूप में बहुत समय तक यदि आपको ज्वर रहता है या ऐसा होता है कि आपको क्या हुआ कि कोई चोट लग गई, और या ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। सबसे पहला आपने इसमें जो लवण और कटु लिखा है, कटु को ना करके हमने अम्ल लवण पर ज्यादा ध्यान देना है। नंबर 3 अम्ल मैंने लिखा नहीं है। नंबर 3 जो न्यूट्रिशनल है उसमें क्या किया, जैसे कि मान लीजिए कि आपने मिट्टी का सेवन किया, मृदु भक्षण जन्य है ना, पांडु जिसे हम कहते हैं, वो जब सॉइल जो है या जो मिट्टी है जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वह जो स्रोतस है उनको अवरुद्ध कर देती। और चौथा जो है वो मानसिक कारण या चिंता है। ठीक है जी। जी सर। इन चार कारणों की वजह से क्या होगा, अब इसका जो एरो बना हुआ है ये लिखा हुआ है ओजः गुणः वज्रन्ति क्षयम अत्यर्थ, यानी कि जो ओज है वो डेप्लीटेट होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ लॉन्ग सफरिंग फीवर, बिकॉज ऑफ आपको आपके शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ गया, या आपको आम, आम, कोई चोट लग गई, या आपने मृदा का भक्षण किया, या आप अत्यधिक चिंता करते हो, तो उससे क्या होगा कि ओज जो है वह डेप्लीकेट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जी। हाँ जी। ओज का क्षय होने का मतलब क्या है कि आपका बल क्षय होगा, आपका वर्ण क्षय होगा, और आपका स्नेह क्षय होगा। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। जी सर।
हेलो, म्यूट तो हो गया क्या? आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आती है? जब आपको 5 मिनट तक नहीं आवाज आई तो आपको कैसा लगा? मैसेज सर, करके टेंशन होगी। आवाज नहीं आ रही। अरे भाई, सिंपल सी बात है, मैं पूछ रहा हूँ ये बात समझ में आती है आपको? तो कहो ना हाँ आती है। जी सर, जी जी। हाँ जी बोलिए सर। अब ये जो कंडीशन है कि आपने अम्ल और लवण, अब देख इसमें ध्यान में रखना कि जो सुश्रुत की संप्राप्ति है, व्यायाम अम्लम लवणानि, यहाँ पर थोड़ा सा जो ये जो वो है जिसमें मैंने कटु लिख दिया है, इसको थोड़ा ध्यान, इसको डिलीट कर दो अपने माइंड से भी। व्यायाम अम्लम लवणानि मध्यम मृदु दिवा स्वप्नम अतीव तीक्ष्णम। तो पहला जो खाना है, व्यायाम अम्लम लवणानि, ठीक है ना? अम्ल का सेवन, लवण का सेवन और व्यायाम का सेवन करना, बहुत देर तक ज्वर से पीड़ित रहना, शरीर में मल का संचय हो जाना, मृदु भक्षण के कारण स्त्रोतों का अवरुद्ध हो जाना और चिंता करना, उसके कारण ओज का क्षय होता है। और मैंने आपसे कहा कि इससे बल, वर्ण और स्नेह का नाश होता है पांडु में। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ओज जो है वो डेप्लीटेट होता है, उस ओज का क्षय होता है। तो मैंने आपसे पूछा था कि बल, वर्ण, स्नेह ये आपको समझ में आता है? हाँ जी। हाँ क्या जी समझ में सर। आता है? जी सर, जी सर। जी सर, जी। देखिए, नहीं समझ में आता आपके? बल, वर्ण, स्नेह, ये 3 शब्द मैंने कहे। बल इज डिनोटिंग कफ डेप्लीटेशन, वर्ण इज डिनोटिंग भाजक पित्त डेप्लीटेशन और पित्त डेप्लीटेशन, और स्नेह इज इंडिकेटिंग वात डेप्लीटेशन। आप ये बात समझ रहे हैं? आप हाँ समझ जी, रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? वो बड़ा बुरा लगता है कि एक आदमी जो है वो पूरी ताकत लगा के समझा रहा है, तुम मुंह बंद करके बैठे हो। ये जो कंडीशन है कि जो पहली, अब हम पांडु को अलग अलग संप्राप्ति को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो व्यायाम, अम्ल, लवण और चिंतन, ये एक्चुअली में ओज का क्षय तो करती है। और मैंने जैसा कहा कि पांडु में बल का क्षय होता है, वर्ण का क्षय होता है और स्नेह का क्षय होता है। तो वो उसका कैसे है कि वो जो तीनों वात, पित्त, कफ है वो समझ में आनी चाहिए कि जो धातु सार है वही ओज है, और यह ओज जो है वो अष्टम धातु कही जाती है। और यह धातु का निर्माण किससे होता है? दोष से होता है। तो अल्टीमेटली यह वात, पित्त, कफ पर आकर बात रुकती है। तो इस जो पहले इस ब्लॉक को है, इसको हम कहते हैं पोएटिक कंडीशन। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है सर। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है। डॉक्टर कविता का ऑन है। इसका ऑन है वो, प्लीज एक बार अपना वो ऑफ कीजिए। कर लिया, हाँ जी उन्होंने। ठीक है, दिस हीमोपोएटिक कंडीशन है। ये जो पहला यो है जो कि ओज को डेप्लीटेट कर रहा है, वो डिस हीमोपोएटिक कंडीशन है। अब जो डिस हीमोपोएटिक यानी कि डिप्रेशन ऑफ आरबीसी सिंथेसिस, ठीक है, वो हमने कैसे बताया? एक्सेसिव इनटेक ऑफ अम्ल एंड लवण। नंबर 2, हमने ये कहा कि भाई मृदु भक्षण जन्य भी होता है। अब इसमें भी वो ये कहते हैं
कि मिट्टी भी जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। यदि आप कषाय सॉयल खा रहे हैं या एस्ट्रिंजेंट सॉयल या कषाय मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो वात का, ऊषर भूमि का की मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो पित्त का, और मधुरा भूमि का सेवन कर रहे हैं, भूमि की मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो कफ का विशेषण होता। तो एक कंडीशन जो हमको ये बता रही है कि भाई आपको पांडु होगा। अब एनीमिया को हम इतना सिंपल नहीं मान रहे, हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये क्या करेगा, आपको लिवर फेल्यूर, आपको स्प्लीनोमेगेली, आपको क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, नेफ्राइटिस और ल्यूकेमिया, इन सब की संप्राप्ति का व्यू देगा। और हाउ टू ट्रीट दिस कंडीशन यू कैन अंडरस्टैंड, you can't understand if you don't understand the etiopathogenesis of Pandu. So first condition is dyshemopoietic, which leads because of amla lavan, vyayam, chintan, mruduvakshan, and you are suffering from fever or any disease जो है जो लंबे समय तक चली। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, अब कुलभूषण जी मेरे ख्याल से आज नहीं है, उन्होंने मेरे से सवाल किया है। प्रेजेंट हूँ मैं सर। हाँ जी सर, मैं प्रेजेंट हूँ। हेलो, डॉक्टर कुलभूषण कह रहे हैं कि वो हैं। अच्छा, डॉक्टर कुलभूषण ने मेरे से एक सवाल किया कि सर है ना, एक आदमी आया है और वो है ना बैठ नहीं पा रहा है ना, तो उसको पता नहीं क्या हुआ था, उसकी वजह से इस प्रकार की कंडीशन आ गई। तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से एजोटोनिया हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि रोगी को एकदम स्तंभ हो जाता है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो डिसहीमोपोएटिक हो गई, ये बात समझ में आ गई, जो कि ओज को डेप्रिटेट करेगी। जी सर। दूसरा जो है कि आपने मद्य का सेवन अत्यधिक किया। ये वाला ब्लॉक पर ध्यान देना आप है। ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको? तो यू आर ड्रिंकिंग विस्की, यू आर ड्रिंकिंग बियर, यू आर ड्रिंकिंग कांजी, तो किसी भी प्रकार की सुरा या मद्य का अत्यधिक सेवन किया आपने, क्षार अम्ल लवण का अत्यधिक सेवन किया आपने, या ऐसा भोजन जो कि वीरवृत था उसका आपने सेवन अधिक किया, निद्रा का या तो नाश हो गया या अति निद्रा ली या दिवा स्वाप कर लिया आपने, और आपको विदग्ध अन्न का सेवन किया आप या विदग्ध आहार का सेवन किया आपने। और कई बार बच्चों में भी क्या होता है कि जॉन्डिस हो जाता है ना, तो वो जो जॉन्डिस जो है वो दुर्गंध युक्त स्तन्य का सेवन करने के फलस्वरूप भी होता है, जिसके कारण जो है वो ओज डेप्रिटेट होता है। ठीक है, ओजः गुणः वज्रन्ति क्षयम अत्यर्थ। तो 2 जगह से हम पहुंच रहे हैं। अब ये वाली जो कंडीशन है, जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी कि डिप्रेशन ऑफ आरबीसी सिंथेसिस। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। जो सेकंड वाली है उसमें क्या हो रहा है, विशेषण ऑफ पित्त प्रधान दोष, मैरे, मद्य, क्षार, अम्ल, लवण, अतिसुरा, विरुद्ध सेवन, अति निद्रा और विदग्ध अन्न और दुर्गंध स्तन्य सेवन, है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। एक में डिस हीमोपोएटिक या डिप्रेशन ऑफ आरबीसी सिंथेसिस, दूसरी जो होती है उसको हमने नाम दिया है मेटाबॉलिक। ठीक है जी। जी। सेवन जो आप बता रहे हैं वो स्तन्य दृष्टि की वजह से, स्तन्य दृष्टि, दुर्गंध स्तन्य सेवन किया आपने, यानी कि जो माता का स्तन्य था वो कैसा था, दुर्गंध युक्त था। तो ये जो हो जाएगा वो मेटाबॉलिक एंड हीमोलाइटिक। पहली क्या थी, डिसहीमोपोएटिक। नंबर 2 कैसी आई है,
मेटाबॉलिक एंड हीमोलाइटिक। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। हाँ जी जी सर। सर। ये पित्त प्रधान। अब हाँ, ये पित्त प्रधान। तीसरा जी। क्या कह रहा है, ये वाली पर आए, ये आपको दिखाई दे रही है तीसरा ब्लॉक। हाँ जी। अब इसमें क्या हो रहा है, रक्त स्रवणात् पीड़ितो व व्रणेन, आपको चोट लग गई या आपको बहुत अधिक खून जो है चोट लगने के फलस्वरूप जो है वो बह गया। नंबर 2 कि आपको कोई कृमिज रोग था जिसके फलस्वरूप, उस कृमि के फलस्वरूप नयति रुधिरम शोषणम तैनेव, लगातार जो है वह रुधिर का बह जाने के कारण आपको क्या हुआ कि रुधिर का शोषण यानी कि वह कम पड़ गया, शोषित हो गया, जिसकी वजह से ओज डेप्लीटेट हो गया। पहला कंडीशन जो था डिसहीमोपोएटिक था, दूसरा मेटाबॉलिक और हीमोलाइटिक था, और तीसरा हीमोरेजिक कंडीशन था। इन तीनों कंडीशन की वजह से आपको ओज का डेप्लीटेशन या ओज का क्षय हुआ। बल, वर्ण एवं स्नेह जो था वो आपकी बॉडी का कम हुआ। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर। जी सर। जी हाँ जी सर। जी जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसको, अब इन 3 कंडीशन को समझने के बाद, ये पित्त की संप्राप्ति को हम जब समझते हैं तब क्या हुआ, अब इसको इस सेंटर पर ध्यान देना। अब यहां तक अगर किसी को देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, अभी भी अगर किसी को सवाल करना है तो वो कर सकता है मेरे से। नहीं सर, ठीक है। ठीक। 3 कंडीशन आपने बताई, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि हृदय में स्थित, अब ओज कहाँ रहता है, हृदय में, हृदय। और हृदय में स्थित ओज का यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो धातु सार है वो कम हो गया। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है आपको? जी हाँ सर। जी। हाँ जी। ये बात क्लियर है आपको? जी सर। हाँ जी। आपको क्या कहता है, अब यहाँ पर हम दो जगह पे चलेंगे। जब धातु, इस बात को आप तो मानते हो ना कि ओज जो है वो क्या है, वो धातु सार है ना? हाँ जी धातु का सर। सार जी है। जी। हाँ जी। अब इसके ठीक नीचे ये वाला ब्लॉक देखिए, तो अल्प अल्प रक्तो, अल्प रक्त, अल्प मेदस्को, अल्प रक्त, अल्प मेद, अल्प रक्त, अल्प मेद, अल्प रक्त, अल्प मेद। इस बात जी को सर। समझना कैसे कि जब डेप्लीटेट हुआ तो रक्त और मेद का क्षय हुआ। अब रक्त और मेद जो हैं उससे वृक्क का निर्माण होता है, किडनी का निर्माण होता है। सो सीकेडी की संप्राप्ति जो है वो यहां से शुरू हो रही है। आपको समझ में आ रहा है? जी सर। और रक्त का क्षय हुआ और मेद के क्षय होने से स्प्लीनोमेगेली होती है। ये समझ में आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है। अब बॉडी में जब अल्प रक्त हुआ, अल्प मेद हुआ, निस्सार, शरीर में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं बची, इंद्रियां शिथिल हो गई, दैट इज द कंडीशन ऑफ ल्यूकेमिया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ब्लड जो है, आरबीसी भंगुर है, बोन मैरो डिप्रेस है, शरीर में कोई भी इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ ल्यूकेमिया। तो अल्प रक्तो, अल्प मेदस्को नेफ्राइटिस, है ना? मेदक्षय से और अल्प रक्त से स्प्लीनोमेगेली, ठीक है ना, या हिपेटोमेगेली, निस्सार शिथिल इंद्रिय, धातु पाक की गण, मतलब पूरे शरीर में कोई सार नहीं बचा, बिल्कुल व्यक्ति दुर्बल हो गया, शिथिलेंद्रिय हो गया। क्या ये ल्यूकेमिया की इस पांडु से समझ में आ रही है आपको? जी सर। जी। जी सर। वात प्रधान। क्लियर है?
हाँ जी सर। हाँ जी सर। अभी भी किसी को कोई सवाल? नहीं। यानी कि पांडु की अप्रोच 3 तरीके से है। एक डिसहीमोपोएटिक है, एक मेटाबॉलिक या हीमोलाइटिक है, तीसरी हीमोरेजिक है। इन तीनों में से किसी एक संप्राप्ति से ओज का डेप्लीटेशन होकर रक्त की अल्पता होती है, मेद की अल्पता होती है, शरीर निस्सार माने शरीर में सारता, धातु सारता, बल वर्ण स्नेह का पूर्ण रूप से नाश होकर अंततः इंद्रियां जो है वो कैसी हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं। ये बात समझ में आई आपको? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है। अब क्योंकि ये जो तीनों कंडीशन थी, ये कंडीशन पित्त से जुड़ी हुई है ना? ये कंडीशन किससे जुड़ी हुई है? पित्त से। तो यहां से हम क्या चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यदा पित्तम समुदीर्णम हृदय समवस्थितम। यदा पित्तम समुदीर्ण हृदय समवस्थितम। अब जो पित्त है, कैसा पित्त? जो कि बिगड़ गया है। समुदीर्ण हृदय, अब वो कहाँ स्थित हो जाता है? हृदय में स्थित हो जाता है कि नहीं? हाँ जी सर। यानी कि साधक पित्त बिगड़ गया जो हृदय में स्थित था। यदा पित्तम समुदीर्ण हृदय समवस्थितम। यहां तक क्लियर है? जी हाँ जी सर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। उसके बाद वायुना बलि क्षिप्तम। व्यान वायु के द्वारा उसका क्षेपण यानी कि उसको डिफ्यूज किया जाता है, संपूर्ण शरीर में फैलाया जाता है। यदा पित्तम समुदीर्णम हृदय समवस्थितम, यानी साधक पित्त डेप्लीटेट हो गया वहां। अब उस पित्त को का प्रसरण जो है या विक्षेपण जो है या जो डिफ्यूजन है, दैट इज डन बाय व्यान वायु। वायुना बलिना क्षिप्तम। कैसे? संप्राप्य धमनी 10 धमनियों के द्वारा व्यान वायु डेप्लीटेड ओस के कारण बिगड़े हुए साधक पित्त को संपूर्ण शरीर में प्रपन्न केवलम देहम त्वगमास अंतर आश्रितम। और 10 धमनियों के द्वारा यह पित्त जो है वो त्वचा और मांस के मध्य में जाकर आश्रित हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। है ना? जी सर। यदा पित्तम समुदीर्णम हृदय समवस्थितम, साधक पित्त डेप्लीटेट हुआ। वायुना बलि क्षिप्तम, व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपित उचित कर्मणा। विक्षेपण का क्रम किसके द्वारा किया जाता है? व्यान वायु के द्वारा किया जाता है। तो ये व्यान वायु जो है इस समुदीर्ण पित्त को जो है, जो हृदय में स्थित था, उसको लेकर उसका विक्षेपण करता है। किसके द्वारा? 10 धमनियों में प्राप्त होकर। फिर ये जब प्रसरित होता है तो प्रसरित होकर ये कहां पहुंच जाता है? प्रपन्न केवलम देहम त्वक मांस अंतर आश्रितम, त्वचा और मांस के मध्य में। अब देखिए, त्वचा और मांस के मध्य में जब आश्रित होते हैं तब शोथ की संप्राप्ति होती है। किसकी संप्राप्ति होती है? शोथ की संप्राप्ति। तो पांडु जो है उसका, पांडु के बाद किसका वर्णन किया गया है? शोथ का ही। जी सर। कामला। वर्णन किया गया। देखिए, सबसे पहले जो था, जो शतक्षीण का वर्णन किया है ना, जो हमने कहा ना चोट लग गई या फलाना हुआ, उससे आपको क्या हुआ? शोथ हो गया था, है ना? शोथ जो है वो उस एक प्रकार उदर रोग बताया क्यों है? क्योंकि उदर रोग एक प्रकार का शोथ है। सर हिक्का का किया है ना? हाँ जी, का हाँ जी।
पांडु के बाद हिक्का का वर्णन है। क्या कह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि पांडु के बाद हिक्का का वर्णन किया है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। पांडु के बाद कामला, कामला के बाद कुंभाम, कामला और फिर उपद्रव के रूप में जो है वो हिक्का और श्वास का वर्णन किया गया है। मैं आपको एक पूरी समरी बता रहा हूं। सबसे पहले तो क्या हुआ, क्षतक्षीण हुआ, है ना? हाँ जी सर। जी सर। हाँ जी। सबसे पहले क्षतक्षीण। शतक्षण। जब चोट लगती है तब क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है ना, यानी शोथ हो जाता है। बराबर। अब शोथ एक तो चोट लगने के कारण होती है और सिस्टमिक फेल्यूर जब होता है तब भी होती है कि नहीं? जी सर। जी सर। तो 11वां क्षतक्षीण, 12वां शोथ, ठीक है जी। और शोथ में जो सबसे ज्यादा शोथ की वर्णन, जो कि सबसे ज्यादा प्राणघातक होता है, वो उदर रोग में होता है ना, जिसे आप अंत में वातोदर पित्तोदर, जो जिसकी अंततः संप्राप्ति जलोदर के रूप में होती है, जो कि प्राणघातक होता है, तो उदर का रोग वर्णन किया। क्षतक्षीण, शोथ और उदर रोग। उदर रोग के पश्चात उन्होंने किसका वर्णन किया, अर्श का वर्णन किया कि अब विमार्ग गमन हुआ, विमार्ग गमन के होने के बाद आपको जो रक्त ग्रंथि है वो दिखाई दे, यानी कि अर्श का वर्णन किया। अर्श भी एक प्रकार का शोथ है, उदर भी एक प्रकार का शोथ है। उसके पश्चात अर्श में उन्होंने ये कहा कि अर्श जो है वो एक्चुअली में क्यों हो रहा है आपको, कि आपको अतिसार या ग्रहणी या अर्श, इन तीनों के निदान एक से थे। तो अर्श का 14वें में वर्णन करने के पश्चात तो फिर ग्रहणी का वर्णन किया गया। ग्रहणी इसलिए कहा गया क्योंकि ग्रहणी में अग्निमांद्य की स्थिति होकर अजीर्ण होता था। और अब चरक को दोनों चीजें समझानी थी कि भाई अग्निमांद्य भी हो सकता है और अत्यग्नि भी हो सकती है। जब अत्यग्नि होती है तो पांडु होता है, जो कि वो भी क्या है, एक प्रकार का शोथ है। वो भी क्या है, शोथ, एक प्रकार का शोथ, ठीक है। तो अत्यग्नि हुई, अत्यग्नि के फलस्वरूप पित्त का प्रकोप होकर पांडु हुआ, पांडु के फलस्वरूप कामला हुआ, कामला आदि होने के बाद पांडु के यदि आप उपद्रव पढ़ते हैं तब वहां पर हिक्का और कास, इस हिक्का श्वास और कास हो जाता है। उसके बाद उन्होंने अतिसार का वर्णन किया कि भाई, उन्होंने बताया कि भाई अतिसार कैसे, कि भाई अर्श, अतिसार और ग्रहणी के तीनों के निदान समान थे और मुख से जो दोष के निकलने के दो प्रमुख मार्ग हैं, एक अतिसार, एक गुदा और एक मुख। जब गुदा से दोष निकलने लगे तो उसको अतिसार कहेंगे और मुख से निकलने लगे तो छर्दी कहेंगे। इसलिए उसके बाद किसका वर्णन किया गया, छर्दी का, ठीक है। जी सर। अब हम भटकते नहीं हैं, क्योंकि अब क्या होगा, हमने क्या कहा था, यहां तक आपको समझ में आ गया था, त्वचा और मांस के बीच में जो है वो दूषित पित्त जो है वो स्थित हो गया, हाँ जी। और फिर क्या हुआ, प्रदूष्य कफ वात असरक, फिर कफ वात और रक्त को दूषित कर त्वचा और मांस में स्थित हुआ, ठीक है। जिससे क्या होगा, कामला उत्पन्न हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, समझ रहे हैं आप, पांडु के बाद। जी सर। नंबर 2, वो क्या कहता है, पांडु हारिद्र, और जो कि किसको दिखा रहा है, वैवर्ण्य भजते तेने, शरीर में जो डिस्कलरेशन आ रहा है उसको दिखाता है, ठीक है ना। कामला मतलब क्या होता है, जॉन्डिस। पित्तज, का माने शरीर, माने शरीर, मलह, जी। संपूर्ण शरीर जब मल युक्त हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कामला। क्या कहेंगे, कामला। कामला। पहले क्या हुआ, पांडु हुआ,
पांडु रोगी यो तू अत्यर्थ, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है पांडु रोगी तू अत्यर्थ पित्त अनिल निषेविते पांडु रोगी तू अत्यर्थ पित्त अनिल निषेविते तस्य पित्तम असृक मासम ददग्ध्वा कामलाय कल्पते। सुश्रुत क्या कहते हैं कि पांडु का रोगी उसके बाद भी यदि पित्त का सेवन अधिक करता है तो उसकी काया मल रूपेण हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कामला। क्या कहते हैं, कामला। दो प्रकार का होता है, एक कोष्ठाश्रित और दूसरा शाखा। कोष्ठाश्रित का मतलब क्या होता है कि कोष्ठ में ही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही पड़ा हुआ है, और जब वह संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा, यानी कि पहले जिसको आप कह रहे हो कि एनीमिक कंडीशन हुई, और उस एनीमिक कंडीशन से दो प्रकार का आपको जॉन्डिस हो गया, एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया और एक हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। जी सर। ठीक है, अब क्या होगा, सवाल ये है, यहां तक ये पिक्चर आपको क्या क्लियर है? जी सर। जी सर। हाँ जी सर। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि सुश्रुत ने तो इतना ही कहा कि पांडु रोगी तू अत्यर्थ पित्त अनिल निषेवने, तो उसको आपने उसको आपने कामला कह दिया। लेकिन पांडु रोगी यदि वात का अधिक सेवन करता है तो उसको हलीमक हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? और पांडु रोगी यदि कफ का अधिक सेवन करता है तो उसको कुंभ कामला हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि भाई वातज पांडु भी होता है, पित्तज पांडु भी होता है और कफज पांडु भी होता है। तो जो वातज पांडु है, वातज, उसको आप क्या कहोगे, ये जो पांडु है दैट इज वातज पांडु, डिसहीमोपोएटिक, यानी कि डिप्रेशन, रक्त क्षय के कारण वात का प्रकोप होता है। ये मानते हो आप? जी सर। रक्त का क्षय होने से वात का प्रकोप होता है। डिसहीमोपोएटिक, डिप्रेशन ऑफ आरबीसी सिंथेसिस के कारण वातज पांडु होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, देयर इज पेल मडी स्किन विद बॉडी पेन्स एंड कॉन्स्टिपेशन। और अगर आपने देखा होगा कि जगदीश जी ने एक ब्लैक नाखून वाले आदमी की फोटो छापी थी और पूछा था कि इसको क्या हो सकता है, नेल्स बिकम ब्लैकिश। ठीक है ना? जब नेल ब्लैकिश हो जाएं तो उसके लिए अमनदीप जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी संप्राप्ति का वर्णन किया कि अंततः वो कैसे पहुंचा। अगर मॉडर्न वाले इसको कहेंगे तो वो कहेंगे इसको कि मीथो हीमोग्लोबिनेरिया इसको हो गया है। क्या हो गया है? मिथोग्लोबिनेरिया, हीमोग्लोबिनेमिया या डिसहीमोपोएटिक कंडीशन हो गई है। रक्त का निर्माण जो है नहीं हो रहा है सही तरीके से, आरबीसी की सिंथेसिस डिप्रेस हो गई है, शरीर में रक्त क्षय की वजह से वात वृद्ध हो गई है, और उस वात वृद्ध के होने से पेल मडी स्किन विद बॉडी पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, नेल्स बिकम ब्लैकिश, दैट इज वातज पांडु। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? जी सर। नंबर 2, मैरे मध्य सेवनात् क्षार अम्ल लवण अत्य उष्ण भोजनात्, है ना, विरक्त अन्न सेवनात्, दौर्गंध्य स्तन्य सेवनात्, दैट इज द पित्त प्लस पित्त, मेटाबॉलिक हीमोलाइटिक कंडीशन, कि अब जो है वो रक्त घुल रहा है। पेल येलो स्किन, इन वातज पांडु पेल मडी स्किन, इन पित्तज पांडु पेल येलो स्किन विद हार्ड बन, दाह होगा विद लूज मोशन। वातज पांडु देयर इज कॉन्स्टिपेशन इज देयर, पित्तज पांडु देयर इज लूज मोशन इज देयर, low grade fever is there, daha is there. Vatas Pandu, there is pain and blackish nail is there.
that is called metabolic Pandu or metabolic syndrome. There may be thirst and vomiting too. That is Pittaj Pandu, or you can say metabolic and hemolytic Pandu. क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। Number 3, pale skin with respiratory disturbances like kas, shwas and kshoth. Urine and feces are pale. That is hemorrhagic condition. Kafaj Pandu. And if all symptoms are coming together, it makes Sannipataj Pandu. And if you eat soil, that is called Mruduvakshanjanya Pandu, because of the Strotorod, or you can say blockage of intervillous space of small intestine by mud, leads to Indriya Daurbalya and swelling around eyes and navi. हाँ जी। हेलो, मैं भी करता हूँ फोन पर, कोई क्लास ले रहा हूँ 10 मिनट। तो वातज, पित्तज, कफज। वातज डिसहीमोपोएटिक, पित्तज मेटाबॉलिक, कफज हीमोरेजिक, सन्निपातज ऑल कंडीशन, फिर सॉयल वाला, देन कामला। कामला इज द कंडीशन पित्त प्लस पित्त, देन हलीमक वात प्लस पित्त, देन कामला पित्त प्लस कफ। जी, अब ये बात समझ में आ रही है आपको? ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो रही है? हाँ जी सर। अभी किसी को संशय हो तो मुझे बता दे, नहीं तो अपने घर का पता दे दे, मैं आके पीटता हूँ उसे। ठीक है, आ गया समझ। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आप देखिए थोड़ा सा, अब हमने क्या किया, अगर अपन सूत्र स्थान में जाएं, जो मेटाबॉलिक हमने देखा था, इसको एक मिनट आप अति अम्ल रस सेवन, सूत्र स्थान में जाइए जहां पर रस प्रदोषज विकार के साथ अत्यधिक रस के सेवन से क्या क्या हो जाता है। तो यदि आप अम्ल रस का सेवन करते हैं तो पित्तम अभिवर्धयति, देन रक्तम दूषयति, देन मांस विदहति, मांस का विदह होता है, काय शिथिलम करोति। इट मींस कि जो आरबीसी का डिप्रेशन हो रहा है और मसल डेप्लीटेशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अम्लरस। व्हाट इज अम्लरस की जो संप्राप्ति लिखी हुई है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वातिज पांडु में, तो अम्ल क्या करता है? अम्ल जो है वो जल प्लस अग्नि से बने हुए होने के कारण पित्त का वर्धन कर, रक्त का दूषण करके, मांस में विधा उत्पन्न करके काय को शिथिल कर देता है। जबकि जब आप नमक का या साल्ट का सेवन अधिक करते हो तो पित्त का कोप होकर रक्तम वर्धयति। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अम्ल एंड लवण सेवन। यू कांट से कि अम्ल एंड लवण बड़े आसानी से कहती है और निकल लिए, नहीं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाउ अम्ल वर्क्स एंड हाउ लवण वर्क्स एंड व्हाई। गलती से मैंने कटु का बोला, पर कटु नहीं आता। सूत शेखर जो है वो कटु प्रधान योग है और वह पित्त का क्षमन करने के लिए योग होता है। ऐसा मैंने आपको पूर्व के लेक्चर्स में समझाया है। तो अम्ल लवण इज मेड अप ऑफ जल प्लस अग्नि। जल प्लस अग्नि। अम्ल किससे बनता है? पृथ्वी प्लस अग्नि से, है ना सर? जल प्लस अग्नि नहीं, अम्ल तो पृथ्वी प्लस अग्नि बना। अम्ल पृथ्वी प्लस अग्नि। पृथ्वी प्लस अग्नि इज इक्वल टू अम्ल, जल प्लस अग्नि इज इक्वल टू लवण। ऐसा ही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना?
हाँ जी। तो पृथ्वी प्लस अग्नि पित्तम अपवर्धयति, रक्तम दूषयति, मांस दहति, कायाशितम करोति। लवण रस के सेवन से पित्तम को उपयति, पित्त का प्रकोप होकर रक्तम वर्धयति। अब हम यहाँ ये क्लियर है आपको? जी सर। जी सर। आपसे अब हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब आप रोग दो प्रकार के होते हैं, संतर्पणजन्य और अपतर्पणजन्य। पांडु जो है वो संतर्पणोत्थ भी है और अपतर्पणोत्थ भी है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। जब हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, संतर्पणोत्थ पांडु कैसे होगा इसको देखते हैं। संतर्पणोत्थ पांडु को हमने दो भागों में बांट दिया है। या तो आपने मिट्टी खा ली जिसके फलस्वरूप स्त्रोतोरोध होगा, ठीक है, या आपने गुरु शीत अति स्निग्ध और अध्यशन किया जिसके फलस्वरूप कफ की वृद्धि होगी और अग्निमांद्य होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। तो हेतु सेवन जब आपने गुरु शीत स्निग्ध और अध्यशन किया तो दो कंडीशन उत्पन्न होगी। कंडीशन एक एक में अग्निमांद्य जो है वो कफ संचय के कारण और एक में आम निर्मिति होगी। ये समझ में आ रहा है आपको? तो एक में जो अग्निमांद्य हुआ उसमें कफ संचय हुआ। कफ संचय होने से क्या हुआ कि विकृत मेदो वृद्धि हुई, संग्रह हुआ किसका? मेद का, जिससे क्या हुआ? स्थौल्यादि विकार उत्पन्न हुआ। स्थौल्यादि विकार उत्पन्न होकर धातु जो है वो शैथिल्य उत्पन्न हो गया। धातु शैथिल्य से धातु क्षय उत्पन्न हुआ और पांडु उत्पन्न हुआ। और दूसरी कंडीशन जो अग्निमांद्य की थी उसमें आम का निर्माण हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड था। उस आम ने ऊष्मो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपचितम दुष्ट आम अमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। तो जो रस तुष्टि हुई और उत्तरोत्तर विकृत धातु का निर्माण हुआ, धातु क्षय हुआ और पांडु बना। तो आम निरपति और कफ संचय से, और तीसरा मृद भक्षण जन्य यानी कि आपने मिट्टी का सेवन किया जिसके फलस्वरूप स्त्रोतोरोध उत्पन्न हुआ। स्त्रोतोरोध के उत्पन्न होने से धातु पोषण की प्रक्रिया खंडित हो गई, जिससे रस क्षय होने से ओज क्षय, क्योंकि रस का स्थान भी हृदय है और ओज का स्थान भी हृदय है, जिससे क्या हुआ? शरीर में निस्सारता उत्पन्न हो गई, शिथिलेंद्रियता उत्पन्न हो गई। शिथिलेंद्रियता उत्पन्न होने के पश्चात त्वक वैवर्णता उत्पन्न हुआ, अंततः पांडु रोगों की उत्पत्ति। तो यानी कि कफ पित्तज पांडु, कफज पांडु, जो मृद भक्षणजन्य पांडु जो है वह संतर्पणोत्थ पांडु के अंतर्गत आते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। अब जो अपतर्पणोत्थ जन्य पांडु है उसमें क्या होगा? रूक्ष उष्ण क्षार कटु रस सेवन अनशन व्यायाम चिंता भय क्षोभ किया, जिसके फलस्वरूप अग्निमांद्य हुआ। और अग्निमांद्य होकर क्या उत्पन्न हुआ? जो सार रस धातु का क्षय हुआ, धातु शैथिल्य हुआ, ओज क्षय हुआ, सारी बॉडी जो है ऑल बॉडी निस्सारता, शिथिलेंद्रिय, त्वक वैवर्णनता और पांडु। ठीक है जी। और एक ऐसा भी हो सकता है अपतर्पणोत्थ कि आपको चोट लग गई, आघातज हुआ, बहुत ज्यादा रक्तस्राव हुआ, जिससे कि रक्त धातु क्षय हुआ, जिससे पांडु उत्पन्न हुआ। क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं आपको? हाँ कि ना? हाँ जी। जी सर। पांडु को हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं वहां से कि किस तरीके से हमने उसको अप्रोच किया है। अभी मैं आपको त्रिदोषज पांडु नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, तब हम इसको समझेंगे कि भाई किस तरह से त्रिदोषज पांडु होता है। ठीक है जी? ठीक है सर। मृद भक्षण जन्य को भी संतर्पणो जन्य मानेंगे?
डॉक्टर साहब, मृदु भक्षण जन्य को सत्यारोपणोक्त क्यों नहीं कहेंगे? मिट्टी जो है वो अपने आप में क्या है? आम आम बन रहा है, उसकी वजह से हम काउंट उत्पन्न कर रहे हैं करेगी ना, आम उत्पन्न करेगी वे, और स्त्रोतोरोध संप्राप्ति है ना उसमें। ठीक है। मिट्टी जब जमा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्त्रोतोरोध। स्त्रोतोरोध क्या? क्षय के लिए। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। हाँ। अभी तक नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताइए, इसको छोड़ देना क्योंकि ये तो मैंने समझा ही नहीं आपको। ये सब समझ में आ गया है आपको? जी सर। जी सर। सर जो एक ब्लैक नेल्स में आपने टर्म यूज करी थी सर, मिथो बोला था आपने, वर्ड क्या बोला था फर्स्ट? हाँ जी, सर जो आप ब्लैक नेल्स के लिए टर्म यूज की थी ना आपने, मिथो हीमोग्लोबिनीमिया। हाँ, ये यूज की थी। ठीक है। कोई जो भी ये क्या कह रही है मुझे सब आगे आ गया सर, समझ उसको। आगे समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कई बार तो मुझे लगता है कि मुझे ही पांडु ना हो जाए इसके चक्कर में। ठीक है जी, इतना रखते हैं और फिर हम त्रिदोषित पांडु पे चल के फिर इन सब चीजों को करके, क्योंकि हमें काफी चीजें अभी लिवर पर कंसंट्रेट करके कि डिसलिपिडीमिया कैसे होता है या फैटी लिवर कैसे होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी एल जे के एम एन ए पी यू कैसे होते हैं, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाए, एक एक और दो दो ड्रग्स कैसे लिए जाए, और क्या पढ़ाया था मैंने आपको, वो जो दिमाग गड़बड़ करता था उसको क्या कह रहे थे हम? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ जी, किसी की आती है किसी की नहीं आती। हमने सर कहा वो था ना, बोल रहे हैं एन्सेफेलोपैथी। अरे भाई हेलो। हाँ जी सर। हमने इंसेफेलोपैथी नहीं कहा था एक वर्ड? हाँ जी हाँ सर। जी, हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, तो इंसेफेलोपैथी को भी समझना पड़ेगा ना, कौन कौन सी होती है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी भी होती है एक, है ना? उसका इलाज कैसे करना है, उसमें कौन सा दोषिक इन्वॉल्वमेंट रहता है। वैसे मैंने इतना पढ़ा दिया है आपको, आप ये याद रखते हो सब कुछ? नहीं हाँ सर। जी सर। थैंक यू। चलो मैं किसी दिन पूछूंगा। नहीं पूछूंगा नहीं भैया, नहीं तो फिर वो दो ठीक है चार जो सर। और आते हैं वो और आना बंद कर देंगे, बोले बस अब होगी। बोले अब नहीं, वो तो पूछता है जी। ठीक है जी, इतना ही रखिए, हैं? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू आपका सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर।